बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुँचे। आपके लिए सेहत व सलामती, खुशियों और कामयाबियों की ढेरों दुआएं मेरे लिए दुआ गो रखिए। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज सोमवार का रोज़ है और 25 मई। नाज़रीन इकराम, आपने वाक़या सुन लिया होगा कि कोयटा के अंदर एक धमाका हुआ। धमाका नहीं, मैंने कल भी बताया था कि एक धमाके बाद पै दर पै धमाके हुए। हुकूमती ज़राए कैजुअल्टीज़ की दुरुस्त रिपोर्ट नहीं दे। शुनीद है जो मैंने पता किया है कि 70 के करीब लोग जान बहक हुए हैं और 100 के करीब जख्मी हैं, जिनमें से 50 की हालत नाजुक है। ये है वो सूरत हाल। बेगुनाह लोग मारे गए हैं, औरतें, मर्द, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े। एक अजीब समा है वहाँ जो दिलखराश लफ्ज़ी तस्वीर बनाकर मुझे पेश की गई है, वो मैं आपके सामने रखते हुए भी जरा हिजाब महसूस कर। मैंने जिसे भी देखा है वो ऐसे महसूस किया है कोई अदाकारी कर रहे हैं लोग, जैसे कोई उनके घर में कोई खुदा ना करे, सलामत रखे उनके घर वालों को, कि वहां कोई वाकया हो गया है, कोई गुजर गया। जैली किस्म की मुंह पे संजीदगी, दुख और गम, और लहजे के अंदर भी गम अमेज उतार चढ़ाव के साफ पता चल रहा था कि ये सब कुछ बना। नाज़रीन इकराम, मैं दिल की गहराइयों में दर्द महसूस करता हूँ हर उस शख्स जो इस दुनिया से चला गया। इस धमाके में क्या बनेगा जो पीछे रह गए, उसका अंदाजा किया जा सकता है कि जब रियासत नाम की चीज ही कोई ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, तो फर्ज करें जिस घर का सरबराह चला गया, उस घर के बच्चियों और बच्चों का क्या बनेगा, उस बेवा का क्या बनेगा। उस माँ के दुख को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए, जिसका 14 साल बेटा हंसता खेलता घर से बाहर गया, उम्मीदें लेकर, वापस लौटने के लिए, खुशियां लेकर घर के लिए, और उसकी लाश तक कभी तक नहीं मिली। जरा अपने आप को इन मुतासरीन के शूज में खड़ा करके देखिए। पत्थर वो भी पिघल जाए। दुख है मुझे, सदमा है मुझे, वो अपनी जगह, लेकिन मेरी अप्रोच दाखिली नहीं खारजी, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, मौजूई नहीं मारूजी है। किसी भी चुगत को ये तौफीक नहीं मिली, भले वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर बैठा हो, कि ये सवाल उठाए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। असल सवाल ये है नाज़रीन इकराम, किसका दिल करता है किसी का खून बहाने को? कुछ न कुछ होता है नाज़रीन इकराम। अगर जिगरख्वारा हिंदा ने हजरत हमजा का जिगर चबाया था, खून उसके मुंह से गिर रहा था जिगर चबाते हुए, देखा सबने। मौरखीन लिखते हैं तो एक दुख था, एक गम था, एक सदमा था उसे कि उतबा और शेबा मारे गए थे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से। ये कार्रवाई इंतहाई कसावते कल्बी की गम्माज है। ये जानते बूझते, ठीक है, फौज उन्हें मुसलसल दबाए जा रही है, तबाह किए जा रही है, बर्बाद किए जा रही है, जुल्म उठा रही है। कम से कम ये तहसीस तो होना चाहिए कि सिर्फ ये कि उस ट्रेन के अंदर फौजी छुट्टियों पर जा रहे हैं और आटे के साथ घुन भी आपने पीस कर रख दिया, कोई जमीर इसे अक्सर नजर से नहीं देख सकती। इसकी हमायत तो दरकिनार, इस पर गम का इजहार किए बगैर नहीं रह सकती। गम मुझे भी है, दुख मुझे भी है, सदमा मुझे भी, लेकिन मेरा असल सवाल जो हर शख्स को अपने सामने ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि बलोच इस मुकाम तक पहुंचे क्यों हैं, उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है, उनका बदला क्या है, उनका रिवेंज क्या है, क्यों वो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि मुझे किसी से कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, हुब्बुल वतनी का मुझसे ले जिसने सर्टिफिकेट लेना, मैं ज्यादा बेहतर फैसला कर सकता हूं कि किसे ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और किस पे मुल्क दुश्मन और कौम दुश्मन का ठप्पा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि बीएलए और टीटीपी इन दोनों के आपस में राब्ते हैं, क्योंकि जब दुश्मन एक हो और दुश्मन भी वाकईतन ज्यादती पर हो, तो उस दुश्मन के जो भी मुखालिफ होते हैं उनमें नेचुरल किस्म की दोस्ती और कुर्बत वो पैदा हो जाती है। अब एक तरफ अफगानिस्तान है जिसका बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारी फौज ने, जिनकी नस्लें बर्बाद करके रख दी है, वो कुछ किया है नाज़रीन इकराम अफगानिस्तान के साथ, अफगान कौम के साथ पाकिस्तानी फौज ने, कि उसका जिक्र करते करते समय बीत जाए, जिक्र खत्म ना हो इनकी ज्यादतियों का। लिहाजा वो भी बलूचिस्तान के अंदर मुतहर्रक है, जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है वो अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं नाज़रीन इकराम। भारत तो मौके की तलाश में रहता है, भारत सरमायाकारी भी कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बताया कि साल पहले तक 2 करोड़ रुपया था एक चीनी मारने का।
بلوچستان کے اندر. اب بڑھ گیا ہوگا. پاکستانی کرنسی انہوں نے ایسی چھاپ رکھی ہے کہ اسٹیٹ بینک تک پہچان نہیں سکتے. سیریل اور نمبرز تک میں وہ مغالطے میں پڑ جائے. جیسی حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے انڈیا نے پاکستانی کرنسی چھاپے. وہ دیتے ہیں. بھارت بھی ملوث ہے, افغانستان بھی ملوث. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی قربتیں بھی کسی شک و شبے سے بالاتر ہیں. لیکن پھر میرا سوال یہ ہے, بلوچ یہ اس مقام پر کیوں پہنچے ہیں کہ بھارت کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں؟ ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے, مدد لے رہے ہیں اس سے اپنے دشمن کے خلاف. دشمن کون ہے؟ اسلام آباد, مرکز, پاکستان. افغانستان سے بھی مدد لے رہے ہیں چونکہ افغانستان بھی ڈھسا ہوا ہے پاکستان کا. تو یہ ہے وہ صورتحال ساری جس کا پہلے میں اقرار کر کے اعتراف کر کے آگے بڑھتا ہوں. اعتراف اور اقرار, یہ بھی میں نے غلط لفظ استعمال کر دیے. آپ کی خدمت میں یہ ثبوت پیش کر کے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, چل رہا ہے, اس کا مجھے علم ہے. لیکن اس کے باوجود میرا سوال وہی ہے کہ جب بلوچستان میں آپ کسی کے بیٹے, جوان بیٹے کو, کسی کے باپ کو, کسی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاؤ گے اور پھر لاپتہ کر دو گے, اور لاپتگی بھی کوئی 2-4-10 مہینوں پہ مشتمل نہ ہو, سال ہر سال سے آپ یہی کچھ کر رہے ہیں, اور لوگ آپ اس مقام پر آ گئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ان کے پیارے زندہ نہیں رہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اسلام آباد کے اندر نوجوان بچیاں اپنے باپ کی تصویریں لیے ہوئے, بچے اپنے بھائیوں کی تصویریں لیے ہوئے, مائیں اپنے بیٹوں کی تصویریں لیے ہوئے, خواتین بلکتے ہوئے نمناک آنکھوں سے سینے سے لگائے ہوئے اپنے خاوند کی تصویریں. وہ صرف کہتے ہیں ہمیں ان کی قبروں کا پتہ بتا دو بھائی. اکبر بھٹی والا معاملہ ایک کدھر گیا, وہ آسمانی لہجے میں گفتگو کرنے والا پرویز مشرف. کب تو اس کا بڑا ہو سکتا ہے پرویز مشرف سے, لیکن جو اس کے اندر کانفیڈنس تھا یہ تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں. یاسر منیر, اسی سے پوچھ لو کہاں گیا وہ, اس کی قبر کہاں ہے, اسے کس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. سیاسی راستہ تلاش کرنے کی بجائے طاقت استعمال کرنے کا راستہ اس نے استعمال کیا. اکبر بھٹی کو مار دیا, ٹھیک ہے نہیں, مار دیا. اب جو فصل وہاں بوئی ہے اسے کاٹنا تو پڑے گا. پھر دوسری بات میں بتا دوں ناظرین کرام, دیکھیے بلوچستان نے 1947 میں ایک مہربانی کی تھی, احسان کیا تھا بقیت مسلمان کے. انہوں نے ایک دستاویز پر جو الحاق کی دستاویز تھی اس پہ دستخط کیے تھے. وہ کوئی غلامی کی دستاویز نہیں تھی. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ مرکز نے 1947 سے لے کر آج کے دن تک, اس لمحے موجود تک انہیں غلام سمجھا ہے, انہیں غلام بنا کر رکھا ہے. عوام کو کبھی درخور اتنا سمجھا ہی نہیں گیا. مرکز نے ہمیشہ سرداروں کو, ان سرداروں کو جنہیں صرف اپنی سرداری, پیسہ اور حکومت میں شمولیت یہ درکار تھا, انہیں کوئی تعلق نہیں تھا بلوچستان کی ترقی سے یا بلوچ نسل کی بہتری سے. وہ کرتے کیا تھے سردار؟ وہ اپنے علاقوں میں اسکول نہیں کھلنے دیتے. خود پڑھے ہوئے تھے سارے. اکبر بگٹی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, لیکن اسکول نہیں کھلنے دیتا. اسکول کھلا تو لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے, تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو سوال اٹھائیں گے. تمام بلوچ سرداروں کا بلا تخصیص یہی وتیرہ رہا ہے, یہی ہتھ کنڈا رہا ہے. لیکن اب وہ کام چلنے کا نہیں. یہ سرفراز بگٹی, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں کچھ جذباتی انداز میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام؟ ایک لعنت بن چکا ہے وہ. اس کی شکل کہیں اخبار پہ کسی کو نظر آ جائے یا کسی ٹک ٹاک پہ نظر آ جائے یا ٹی وی سکرین پہ نظر آ جائے تو بدبو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہی حال اب اس ہر شخص کا ہے جو اسلام آباد کے ساتھ تعاون کرے گا, جو کٹ پتلی بنے گا مرکز کی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ مرکز نے غلام سمجھ رکھا ہے بلوچ قوم کو, بلوچستان میں بسنے والوں کو, اب پٹھانوں کو بھی ساتھ, پشتونوں کو بھی. آپ ذرا دیکھیے 21ویں صدی ہے, پاکستان میں باقی جیسے بھی ہیں ہر جگہ انتخابات ہوتے ہیں, اور وہاں تو نظام ہی کوئی اور ہے. بلوچستان میں, بلوچستان جمہوریت سے نہیں چلتا ہے, نہ عوامی نمائندوں کے ذریعے چلتا ہے. بلوچستان جی ایچ کیو سے چلتا ہے, جی ایچ کیو سے. وہ جو نسل ہے, نئی نسل, اسے اب یہ سسٹم قبول نہیں. وہ باشعور ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ان کا ہے. وہ وفاق کا حصہ شاید رہنے کے لیے راضی ہو جائے اگر کوئی کنفیڈریشن قسم کی کوئی چیز اب سامنے آ جائے جو ایک ہی حل رہ گیا کہ کرنسی, دفاع اور مواصلات یہ مرکز کے پاس رہے, اپنی دولتوں میں سے وہ وفاق کا حصہ رہنے کی قیمت ادا کرے وفاق کو. یہ نہیں کہ وفاق قبضہ کر لے. لاہور تک گیس پہنچ گئی, مری تک گیس پہنچ گئی, بھائی جس جگہ سے نکل رہی ہے وہاں گیس نہیں. بلوچستان میں, بلوچستان کے تمام قدرتی وسائل جو ہے زمین کے اندر پائے جاتے ہیں, خزائن الارض, ان کے آپ سودے کرتے پھر رہے ہیں باہر کی فرمز کے ساتھ. بلوچوں کو علم ہی نہیں. تو پھر کیا ہوگا اس کا رد عمل؟ اس کا رد عمل یہی ہوگا. دیکھیے اپنا گھر چھوڑ کر اکبر بھٹی کو ذرا جاتے دیکھیے, اونٹوں پر سفر کرتے ہو صحراؤں کا, یہ غار میں جا کر بیچارے نے پناہ لی. بھائی کوئی وجہ تھی, ان وجوہات کی تلاش کرو. اتنا زیادہ تلاش کرنے کی کوئی سوئی نہیں ہے جو گری ہوئی ہے. یہ شہتیر ہیں جو نظر آتے ہیں, انہیں دور کرو. مسئلہ سیاسی ہے جس کا حل سیاسی ہو. اگر کوئی کہے کہ بندوق کے زور پر
एटम बम दिखाकर, फौज की ताकत और कुव्वत दिखाकर बलूचिस्तान में अमन कायम कर लिया जाएगा, मसले का हल तलाश कर लिया जाएगा। नाज़रीन किराम, क़यामत बपा हो जाएगी, उस दिन तक ये मसला हल नहीं होगा। जियो पॉलिटिकली बलूचिस्तान की हैसियत और अहमियत पे मैं घंटों कलाम कर सकता, अमेरिका की भी नजर है इस पर, लेकिन उभरती हुई सुपर पावर चाइना उसके लिए बहुत जरूरी है बलूचिस्तान, खासकर ग्वादर। तो मैं बताता चला रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात करने की जुर्रत कर सकता हूँ आपके सामने जो सारी जिंदगी के लिए रैकेट भी रहे और फिर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े, हजालत का शिकार होना पड़े। चीन के बारे में मैं कहता आ रहा हूँ कि उसकी दोस्ती है सर्टन मामलात में, भारत के साथ उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे ख्वार करने के लिए वो क्यों ऑपरेट फौजी मरवाए? आप हैं ना, वो टेक्नोलॉजी देगा आपको ताकि इंडिया को आप जरा सीधा रखें। और अब आ गया है अमेरिका, देख लिया आपने, वो सारी सर्द महरी खत्म हो गई। भारत अमेरिका को पाकिस्तान के लिए या खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहिए, वो चीन को एक चेक देने के लिए रखा हुआ है उसने। और चाइना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी क़यादत है मुल्क से बाहर, बलोच क़यादत, उनके चाइना के साथ राब्ते हैं और उन्होंने कायल कर लिया है कि देखिए जनाब, ये हमारा इलाका है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, एक ना एक दिन आएगा कि हम आजादी लेंगे, तब आप हमारे साथ बात कीजिएगा। अगर इन हालात में इस्लामाबाद के जरिए आपने वहां कोई सड़कों का जाल बिछाने की कोशिश की, कोई रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की, कोई हाईवे और मोटरवे की कोशिश की, कोई सी पैक के नाम पर आपने कोई रूट्स बनाने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि आपके लोगों के साथ वहां क्या होगा, क्योंकि वहां इश्ताल बहुत पाया जाता है। इस इश्ताल के पीछे भारत मौजूद है, हाथों हाथ लेता है। जब चीनी यहाँ आए उन पर हमले करवाने के लिए उसके पास पूरा बड़ा सान सा नेटवर्क है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर, तो क्या कर लेगा चाइना जी? बिल्लाह, जो मेरा तज्जिया है वो याद रखिए, चीनी एक ऐसी कौम है, मैंने देखा है, मैंने सारी अक़वाम से मेरा रहा है नाज़रीन किराम, वहाँ कहा जाता है कि गोरा जो है वो नहीं, गोरों के अंदर इंसानियत है कहीं ना कहीं छुपी, आ जाती है सामने, हमने देखी है, मैंने तजर्बे में देखी है। जग बीती नहीं हट बीती है। जर्मन उनके अंदर भी है, स्कैंडिनेवियन उनके अंदर भी है, अमेरिकन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मज़ाहिर मशीनें नजर आने वाले, उनके अंदर भी इंसानियत है। चीन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मैं बता दूं नाज़रीन किराम जी, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको अला वजहुल तजर्बा कह रहा हूँ। मशीन की तरह उनके दिलो दिमाग चलते हैं, जमा तफरीक तकसीम नफा नुकसान, अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर चुके हैं वो सीपैक और ग्वादर पे, वो कभी जाया नहीं जाने देंगे, वो डेट इन्वेस्टमेंट इसे करार दे देंगे जो कभी ना कभी जिंदा होगी, बहाल होगी। तो जब मैं कैमरे के सामने बैठकर आपको कहता हूं कि चाइना पाकिस्तान को तोड़ने का उसी लेवल पे जाके किरदार अदा करेगा, उस तरह का नहीं, फौज नहीं अपनी दाखिल करेगा, बलूचों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज के साथ लड़ने के लिए नहीं, कुमक पूरी देगा। एक वक्त आएगा नाज़रीन का बहुत जल्द, क्योंकि वो समझ चुका है कि जब तक एक बलोच भी जिंदा है पाकिस्तान की वो दाल नहीं गलने देगा। ये खौफनाक सा मंजर मेरी जुबानी आपने सुन लिया जी। अब आइए, रास्ता है, रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। रास्ता उस वक्त भी था जब शेख मुजीबुर रहमान कह रहा था 6 पॉइंट्स, छोड़िए 6 पॉइंट किसने लिखे क्या थे, मैं उसकी तारीख में नहीं जाता, तो उसे मान लेने में हर्ज क्या था भाई? एक कन्फेडरेशन टाइप वो कुछ सूरत बन जाती ना। अगर आज बांग्लादेश कहे कि हम आपके साथ कन्फेडरेशन करते हैं, तो देखिए पाकिस्तान में क्या शादियां ने खुशी के गुब्बारे चढ़ जाएंगे, हवाइयां चलानी शुरू कर देंगे, लोग खुशी से झूम उठेंगे, हुक्मरानों की खुशी भी दीदनी होगी, नाजायज ही सही हुक्मरान उस वक्त वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। आज भी रास्ता एक ही है नाज़रीन किराम, हमें तस्लीम करना होगा कि फर्ज करें ये टेबल है, ये पूरे का पूरा उनका है, इस टेबल पर जो चीज भी मौजूद है वो सारी की सारी उनकी है, वफाक की नहीं। हर एक यूनिट की हैसियत से वो अपना जो जिम्मेदारी है, जो हिस्सा बनता है, वो वफाक को दे। उनकी इजाजत के बगैर एक पॉइंट गैस भी बगैर पैसा अदा किए मरकज को नहीं वहां से ले जानी चाहिए ताकत के बलबूते पर। एक जुमरन या कोई धात या कोई गैस बलोचों की मर्जी और इजाजत के बगैर उंगली भी नहीं लगाने की इजाजत होनी चाहिए वफाक, फिर ये वफाक कायम रह सकता।